गुड मॉर्निंग मेरे गुड्डा गुड़िया, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, पढ़ते होंगे, स्वस्थ होंगे। यह क्लास 12th के लिए बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है, पर चैप्टर नंबर 2 में मानव लैंगिक जनक नहीं है, बल्कि हम लोग कौन सा यूनिट पढ़ रहे हैं? यूनिट नंबर 5 पढ़ रहे हैं। इसमें जीव और समष्टि टॉपिक को बड़े ही सरलतापूर्वक और बड़े ही अच्छे तरीके से हमने उसे कंप्लीट कर लिया है। अब उसे बार बार रिविजन करिए, अब एनसीईआरटी को बुक को पढ़िए, ठीक है। अब उसी यूनिट में दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है पारितंत्र। क्या नाम है? पारितंत्र, इकोसिस्टम। तो आज हम लोग इकोसिस्टम के बारे में पढ़ने वाले भैया। तो ये हमारा TWG का जो 10th एंड 12th वाला क्लास है, यूट्यूब पे नया चैनल बनाया गया है, इसे प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और वहीं पे सारे क्लासेस जा रही हैं, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और पढ़ने के बाद अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा किए कि क्लास आपको कैसा लगा, क्या इसका फीडबैक है, क्या सुधार करना चाहिए, तो आप ज़रूर बताएं। इस क्लास में हम आपकी प्रतिक्रिया का हमेशा इंतजार करते रहते हैं, ठीक है। तो एक बार सभी लोग चलिए, तो आज हम लोग का जो टॉपिक है बाबू, आज का हमारा टॉपिक जो है क्या है, जिसका नाम है पारितंत्र। क्या नाम है बाबू? पारितंत्र। अब देखो बेटा, ये जो पारितंत्र टॉपिक है ना, इसी पारितंत्र को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, जिसको बोलते हैं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसी का एक नाम और भी है बेटा, पारिस्थितिकी तंत्र ना। तो इन दोनों नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसे एक ही नाम से कहते हैं, इको सिस्टम। ठीक है बाबू, इसका चैप्टर का नाम क्या है बेटा? इको सिस्टम। तो इसी टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसी टॉपिक को हम लोग क्या करने वाले हैं? समझने वाले हैं ना। तो बड़े ही आराम से इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे ना, एक एक करके, ठीक है। तो ठीक है, तो देखिए, तो हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, इकोसिस्टम को। तो सबसे पहले हमको पूरे टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो तो हम पढ़ेंगे, पर सबसे पहले हम ये तो जान लें कि इकोसिस्टम कहते किसे है ना, पारितंत्र कहते किसे है। जब ये बातें समझ जाएंगे तो फिर आगे हमको समझना क्या हो जाएगा बाबू? आसान हो जाएगा, राइट। तो देखो बेटा, आइए सबसे पहले हेडिंग मुझे बनाते हैं पारितंत्र। क्या बनाते हैं बेटा? पारितंत्र। अब मैं बार बार पारितंत्र लिख रहा हूँ तो इसका मतलब भी ध्यान दें बेटा, वही होगा, इको सिस्टम। अब आपके मन में आएगा कि सर ये पारितंत्र होता क्या है ना, इस पारितंत्र को कहते क्या बेटा? इस बात को हमको समझना बेटा। तो देखो जी, पारितंत्र में अगर आपको सबसे पहली बात बताऊं बेटा, तो ध्यान देना, अगर आपसे मैं कहूँ किसी स्थान पर रहने वाले जो जीव होंगे बेटा, किसी स्थान पर रहने वाले जो जीव होंगे और उनके बीच में पर्यावरण घटक भी होंगे। जैसे कि मान लीजिएगा यह एक भौगोलिक क्षेत्र है। क्या है बेटा? ये भौगोलिक, एक भौगोलिक क्षेत्र है बेटा। और इस भौगोलिक क्षेत्र में मान लीजिएगा कि बहुत सारे जीव रह रहे हैं, कि मान लीजिए कि इसी में क्या रही है, ये चिड़िया हो गई बेटा, ये सब प्लांट हो गए, ये सभी घास हो गए, ठीक है। और सारे घास है, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर क्या है? समाहित है ना। इसी के अंदर क्या है? कोई मानव भी है, हाँ, ये कोई मानव भी है। तो मतलब कई सारी चीज़ उसके अंदर क्या है? तो बहुत ध्यान देना, तो किसी भी स्थान पर पाए जाने वाले जो जीव, किसी भी स्थान पे जो पाए जाने वाला जीव होगा, और उस जीव और वहाँ के जो पर्यावरण के घटक हैं, जो क्या है? जीव है, और प्लस उस जीव के चारों तरफ जो पर्यावरण का घटक है, तो उस घटक के अंतर संबंधों का अध्ययन, उसके अंतर संबंधों का अध्ययन, उसके अंदर क्या खास बातें हैं, कैसे पर्यावरण से कोई जीव जुड़ा हुआ है, जब इसी का अध्ययन करते हैं बेटा, तो वही क्या कहलाता है? पारितंत्र। जैसे भाई जाहिर सी बात है कि मान के चलो कि हम मान लेते हैं एक भौगोलिक स्थान पे है, यहाँ कोई जीव है बेटा। क्या बेटा है? ये जीव है। अब इस जीव के हम मान लेते हैं इस चारों तरफ क्या है बेटा? ये पर्यावरण है। अब इस पर्यावरण में कुछ भी हो सकते हैं, इस पर्यावरण में ध्यान देना। अब ये क्या है? चारों तरफ क्या है बेटा? आपके पर्यावरण है। तो पर्यावरण में 2 घटक है बेटा, एक जानते हो आप लोग कौन सा होता है? जैविक घटक होता है। अब ये क्या होता है बाबू?
अजैविक क्या होता है? अजैविक घटक। तो दो प्रकार के घटक मिलेंगे बेटा आपको, दो प्रकार के घटक मिलने वाले हैं। तो जो जैविक घटक हुआ, जो अजैविक घटक हुआ, तो ध्यान देना बाबू, इसी में जो जीव होंगे तो जाहिर सी बात है इस जीव का इस पर्यावरण से संबंध होगा कि नहीं होगा। तो जब इन्हीं पर्यावरणों का संबंध हम लोग पढ़ना चालू करते हैं, पर्यावरण से किस तरीके से कोई जीव जुड़ा हुआ है या किसी जीव को पर्यावरण से किस प्रकार से जोड़ा हुआ है, तो उसी का अध्ययन जब करते हैं तो उसी को बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? पारितंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारितंत्र। तो बोलो ये बात क्लियर हो गया ना, पारितंत्र किसे कहते हैं? ये बात तो क्लियर हो गया ना, पारितंत्र किसे कहते हैं? तो आप ये समझ पा रहे हैं बेटा। तो सीधे सीधे ध्यान देना, इसके बाद थोड़ी परिभाषा लिख लेते हैं, ध्यान देना है। 1935 में एजे टांसले ने पारितंत्र शब्द दिया था। पारितंत्र क्या दिया था बेटा? शब्द दिया था, ठीक है ना। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भैया सर इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा सर क्या होगी, है कि नहीं? क्योंकि बिना परिभाषा के दुनिया क्या है? अधूरी है। तो बिना परिभाषा की दुनिया अधूरी बेटा। तो अब इसकी परिभाषा में क्या ले सकते हो? किसी भी स्थान पर पाए जाने वाले जीव और उनके पर्यावरण के घटकों के मध्य स्थापित होने वाले तंत्रों को क्या कहते हैं? पारितंत्र ना। तो क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ इसकी परिभाषा? किसी भी स्थान पर किसी भी स्थान पर पाए जाने वाले जीव एवं पर्यावरण घटकों के मध्य स्थापित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। ठीक है बाबू, क्या ये परिभाषा याद रहेगा आपको? किसी भी स्थान पर पाए जाने वाले जीव एवं पर्यावरण घटकों के मध्य स्थापित तंत्र को क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। ठीक है बेटा, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना। तो बेटा ध्यान देना है, तो इस बात को याद रखना कि कुल मिला के किसी भी स्थान पर जो भी जीव पाए जा रहे हैं और वहाँ के जो आसपास के पर्यावरण है और पर्यावरण घटकों के बीच में कैसे ये जुड़े हुए हैं, कैसे तरीके से कनेक्टिविटी में है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पारितंत्र। जब आप क्लास 10th का चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहाँ डायरेक्ट एक चैप्टर में ये सारी कुछ दे दिया है। पूरे पर्यावरण को उसने कितने चैप्टर में खत्म कर दिया है? एक चैप्टर में। जबकि आपके लिए कितने चैप्टर दिया है उसने? 3 चैप्टर दिया है 12th वालों के लिए। ठीक है, यहीं पर आप जब अपनी एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे बेटा, तो वहीं पर एक बात लिखी होगी बेटा, आप लोग ध्यान देना। क्या लिखा होगा? ओडम के अनुसार जैविक घटक एवं अजैविक घटक यह एक दूसरे से किसी न किसी माध्यम से जुड़े रहते हैं बेटा। अब जाहिर सी बात है, जो जैविक घटक होते हैं, जो अजैविक घटक होते हैं, वो किसी न किसी कारण से एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। अभी आगे आप समझ जाएंगे जैविक घटक क्या होता है बेटा, अजैविक घटक क्या होता है ना। तो बताइए ये बात समझ पाए नहीं समझ पाए? अच्छा, अब जाहिर सी बात है पारितंत्र जो होगा बेटा, पारितंत्र का आकार जो होगा छोटे से तालाब से लेकर बड़े से समुद्र तक हो, महासागर तक हो सकता है। तो इसके आकार छोटे भी मिल सकते हैं और क्या मिल सकते हैं बेटा? बड़े भी मिल सकते हैं ना। अगर देखा जाए तो पारितंत्र का आकार छोटे तालाब से लेकर बड़े
महासागर, क्या बेटा, बड़े महासागर तक है, महासागर तक है। और छोटे से तालाब में भी आपको मिलेगा पारितंत्र, उसका पूरा इकोसिस्टम बना होगा। जैसे भाई जायज़ सी बात है, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ जरा सा, यहाँ इस बात को समझ सकते हैं बेटा आप लोग। कैसे समझ सकते हैं? जैसे बेटा हमारे पास क्या है, एक मान लो ये बेटा तालाब है, ये क्या है बेटा है, इस तालाब है। अब इस तालाब के अंदर क्या है भैया, पहली बात तो क्या है, जल है, क्या है बेटा है, जल है। इसी के अंदर क्या होगा भैया, मछली होगी, क्या होगी बेटा, मछली होगी। इसी के अंदर क्या होगा, लार्वा होगा, लार्वा हो गया। इसी के अंदर क्या होगा, प्लैंकटन, घास होंगी। तो ये सभी लोग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करेंगे। देखो इस तालाब में ये सभी लोग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करेंगे। कैसे बेटा, देखो ध्यान से। अब हमने क्या कहा, एक तालाब है, यह क्या है, एक तालाब है। जरा सा समझने का प्रयास करेंगे, लिखने के चक्कर में नहीं पड़िएगा, लिख लेंगे बाद में। अब जैसे देखिए ये तालाब है, तो इस तालाब के अंदर क्या है, पानी है, क्या है, लार्वा है, प्लैंकटन नामक घास है, जल है, हाँ मछली है। तो बताओ जायज़ सी बात है, जो जल है, जल में ही मछली सर्वाइव करती है, भोजन के लिए उसे क्या चाहिए, प्लैंकटन चाहिए। अब प्लैंकटन क्या करेगा, प्रकाश के संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाएगा। प्लैंकटन क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या बनाएगा, भोजन बनाएगा। अब इस तरीके से कहीं न कहीं जो सूर्य हो गया, सूर्य की किरणें हो गई, जो जल हो गए, जो मछली हो गई, तालाब हो गए, ये सभी न सभी किसी प्रकार से जुड़े हुए नहीं हैं, ये किसी न किसी प्रकार से कनेक्ट है। अब जैसे देखा जाए तो प्लैंकटन घास किससे जुड़ गया, सूर्य से, क्या बना दिया, भोजन। अब प्लैंकटन घास को मछली खाती है, मछली का वो क्या हो गया, भोजन। मछली सर्वाइव कहाँ करेगी, जल में, कहाँ करेगी, जल में। जल से ही, जल का ही क्रिया करके तभी तो भोजन बनाएगा प्लैंकटन। तो ये सभी चीजें आपस में क्या हो गई, जुड़ गई। अब यही जुड़ने से जो एक तंत्र का निर्माण होता है, जो सिस्टम का निर्माण होता है, उसी सिस्टम को क्या बोलते हैं, पारितंत्र। अब हमको लगता है बात आप बेहतर ढंग से समझ चुके होंगे कि पारितंत्र का मतलब क्या होता है। ठीक है भाई, तो नोट डाउन दिस पॉइंट। आजकल आप लोग सुने होंगे, एक वीडियो वायरल हो रहा है ना, एक टीचर आ रहा है क्या पी के, सिगरेट पी के पढ़ाता है, और जब उससे पूछा जाता है तो क्या कहते हैं, हम मर्दों को पढ़ाते हैं, बच्चों को नहीं। यार क्या बताए, हम भी मर्दों को पढ़ाते हैं तो हम भी पीते हुए आते हैं, और क्या करें, हम इत्तेफाक से बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम ना ही सिगरेट पी सकते हैं और ना ही पीने के लिए कर सकते हैं। चलिए जब मर्दों को पढ़ाएंगे तो फिर देखा जाएगा। नहीं कंपटीशन वाली क्लास चलती है, पर बट नहीं, सबका अपना अपना नजरिया है। ठीक है, वो भी आदमी अपना, जो चोरी कर रहा था वो सामने कर रहा है, क्या ही फर्क पड़ता है, है? चोरी से तो गलत आदमी काम कर ही रहा है ना, वो अगर सामने ही आ गया तो क्या ही फर्क पड़ता है, पढ़ा रहा है ना। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, आपको टीचर पढ़ा रहा है और उसकी क्वालिटी देखो, पढ़ाने की शैली देखो, कोई पढ़ा रही है, भाई तगड़ा पढ़ा रहा है, पढ़ो भाई, नहीं पढ़ा रहा है, हाँ बस। पर लड़के क्या करते हैं, जजमेंट करने लगते हैं टीचरों को, हाँ सिगरेट पी रहा थी, क्या ही पढ़ाएगा, अरे सिगरेट पीने से क्या फर्क पड़ता है भाई, अरे वो पढ़ा रहा है, पढ़ो। हाँ पीने का, पीने दो, चलिए। चलिए बाबू, तो हमको लगता है यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, आया, चलिए बेटा अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगला क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, तो देखो ये जो पारितंत्र के सबसे पहले पढ़ेंगे घटक, क्या पढ़ेंगे बेटा, घटक, कि पारितंत्र में कौन कौन घटक होते हैं ना, तो लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ इको सिस्टम, क्या पढ़ेंगे, इको सिस्टम, इको सिस्टम। पारितंत्र के घटक, क्या इतना मार्कर पतला आपको दिख रहा है, हाँ कुछ ज्यादा पतला हो गया, चलो तो ध्यान देना है पारितंत्र के घटक। अब बेटा अगर पारितंत्र के घटक की बात करेंगे तो पारितंत्र के कुल कितने घटक होते हैं, दो, कितने होते हैं बाबू, दो। एक क्या होता है बेटा, एक को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैविक घटक लाला, और दूसरे को क्या बोलते हैं, अजैविक घटक।
इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, बायोटिक, बायोटिक कंपोनेंट, इसको बायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे बेटा। इसे क्या बोलेंगे, ए बायोटिक, क्या बोलेंगे, ए बायोटिक कंपोनेंट। अब बेटा ध्यान देना है, एक जैविक घटक होता है, दूसरा क्या होता है बेटा, अजैविक घटक। क्या होता है, एक जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक। अब जैविक घटक किसे कहते हैं बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ कि सर जैविक घटक किसे कहते हैं, तो बड़े ही आसान भाषाओं में भाषा में समझ सकते हैं आप लोग। जो सजीव हो, क्या बेटा हो, जो सजीव हो, जो सजीव होगा उसे हम लोग किसमें रखेंगे, जो सजीव होगा। तो जो सजीव होगा उसे हम लोग किसमें रखेंगे बेटा, जैविक घटक में। किसमें रखेंगे, जैविक घटक में। और जो बेटा निर्जीव होगा, क्या होगा, जो निर्जीव होगा, निर्जीव होगा, तो जो बेटा निर्जीव होगा उसको कहाँ रखेंगे हम लोग, तो जो निर्जीव होगा उसे कहाँ रखेंगे, अजैविक घटक में। कहाँ रखेंगे, अजैविक घटक में। तो बताओ पहले लाला, इतनी बात आप समझे नहीं समझे, क्या समझे आपने, कि जो भी आप अगर इसमें रखेंगे तो उसे बोलेंगे सजीव, और जो इसमें रहेगा निर्जीव। अब बेटा एक चीज बताओ, अगर हम लोग सजीव निर्जीव की बात करेंगे तो इसमें है ही नहीं, तो इसमें बताओ सजीव कौन कौन सा होता है बेटा। अगर मैं आपसे कहूँ कि सजीव कौन कौन सा होता है बेटा, जैविक घटक में जिसमें सजीव हो बेटा, तो जिसमें जैविक घटक होते हैं, तो जैविक घटक में कौन कौन होता है बेटा, तो जैविक घटक में जानते हो क्या था, सूक्ष्म जीव आएंगे, पेड़ पौधे आएंगे, इन सभी चीजें आएंगे बेटा। भाई सूक्ष्म जीव आएगा, पादप आएंगे और जंतु आएगा, यही तीन चीज तो आएंगे ना। जान किसमें पाई जाती है, सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है, या तो जंतु होगा या तो क्या होगा, प्लांट होगा। तो यही तीनों में जान होगा बेटा। तो ये जानते हो इन सजीवों को कुल कितने भागों में बांटा गया है, इसे 3 भागों में। कितने भागों में बेटा, 3 भागों में। सजीवों को 3 भागों में बांटा गया बेटा, बांटा गया। अब सर कहेंगे 3 भाग कौन सा होता है भाई, 3 भाग बाबू कौन सा होता है लाला, तो 3 भाग बेटा ध्यान देना है, यहाँ से 3 भाग कौन होता है, जब ये ध्यान से। अब बेटा ध्यान देना, ये सबसे पहले जो होता है उसको बोलते हैं क्या, उत्पादक वर्ग। क्या बोलते हैं बेटा, उत्पादक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं उसे, प्रोड्यूसर बोलते हैं ना उसे, हाँ उसे बोलते हैं प्रोड्यूसर, जो उत्पादक वर्ग होता है। एक होता है बेटा जब ये बनाएगा तो अगला उसे क्या करेगा, खाएगा। तो जो खाता है उसे क्या बोलते हैं, उपभोक्ता। उपभोक्ता बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स। क्या बोलेंगे बेटा, कंज्यूमर्स। और तीसरा जो होता है, और तीसरा जो होता है, जब खा पी लोगे तो आगे चल के आपकी मृत्यु भी तो होगी, तो उसका क्या होगा, अपघटन। क्या होगा, अपघटन। तो अपघटन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। मतलब उसका क्या होगा, डिकम्पोज्ड लिख सकते हैं, डिकम्पोजर भी लिख सकते हैं। इसे हम लोग सीधे से लिख दे, क्या लिख दे, डिकम्पोजर लिख दो, ज्यादा बेटर रहेगा। डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स किसे कहते हैं बेटा, जो ध्यान देना अपघटन करता है, जो उससे नष्ट। अब देखो ध्यान देना, अब यहाँ से बेटा मेरी बात को ध्यान समझिए बेटा, हमने क्या समझा है, उत्पादक क्या होगा बेटा, उत्पादक में बताओ कौन आएंगे, उत्पादक में आपसे मैं कहूँ तो क्या आएंगे, हरे पेड़ पौधे आएंगे, हरे पेड़ पौधे आएंगे बेटा। अब ये क्या करते हैं, तो प्रकाश, अभी आगे पढ़ाऊंगा सब, टेंशन नहीं लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या करेंगे, भोजन बनाएंगे। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन, तो ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या बनाएंगे बाबू, भोजन बनाएंगे। और जब ये भोजन बना देंगे, ये क्या बना देंगे बेटा, ये क्या बनाएंगे, ये उत्पादक वर्ग है, तो ये क्या बनाएगा, खाद्य पदार्थ बनाएगा। क्या बनाएगा, खाद्य पदार्थ बनाएगा बेटा। जब ये खाद्य पदार्थ बनाएगा, इसे कोई खाने वाला भी तो होगा, इसे लाला कोई खाने वाला भी होगा। तो जब खाएंगे तो उपभोक्ता कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, एक को बोलेंगे, अरे भाई एक को हम लोग क्या बोलते हैं, शाकाहारी ना। ये क्या होता है, शाकाहारी होगा। तो पहले ध्यान देना, इस प्लांटों को जो खाएगा उसे शाकाहारी कहेंगे, और इस शाकाहारी को जो खाएगा उसे क्या कहेंगे, मांसाहारी। बोलो बात समझे नहीं समझे। तो बेटा ध्यान देना, जब ये खाद्य पदार्थ जब प्लांट कोई बनाएगा तो उस प्लांट को जो खाएगा उसे क्या कहेंगे, शाकाहारी, और जो इसको खा जाएगा उसे क्या कहेंगे, मांसाहारी। है ही नहीं है, शाकाहारी किसको खाएगा, हरे पेड़ पौधों के द्वारा जो भोजन बनेगा उसे खाएगा, और जो हरे पेड़ पौधों को खाकर अपने आप को तैयार करेगा तो उसे कौन कर लपेट देगा, मांसाहारी। तो मांसाहारी में, इससे शाकाहारी में बेटा किसको देख सकते हैं, गाय, गाय, गाय हो गया, बकरी रख लो बेटा, इसमें किसमें रख दो, शेर, बाघ, इनको रख लो बेटा, समझ रहे हैं। अब घटक में कौन आएंगे बेटा, अब घटक डिकम्पोजर में कौन आएंगे,
अब घटक में कौन आएंगे बेटा? सूक्ष्म जीव। कौन आएंगे बेटा? सूक्ष्म जीव। अब यही सूक्ष्म जीव जो होता है बेटा, बताओ, जब खा पी लोगे, पूरी जीवन यापन कर लोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो जब मृत्यु होगी तो यही डिकम्पोजर जो होते हैं, जो सिर्फ जीव होते हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर आपको खाद्य पदार्थों में क्या करेंगे? तब्दील कर देंगे। ठीक है ना? अब देखो इसी तरीके से जैविक भाग को कितने भाग बांट दिया बेटा? 3। समझ आ गई मेरी बात को? तो देखो एक कौन होगा? तो देखो जैविक घटक किसे कहते हैं? जो सजीव होंगे। और सजीव कितने भागों में बांटा बेटा? 3। कितने भागों में? 3। तो 3 में एक क्या होता है बेटा? उत्पादक होता है। एक में क्या होता है बेटा? एक को हम लोग क्या बोलते हैं? उपभोक्ता। क्या बोलते हैं बच्चे? उपभोक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपभोक्ता। और तीसरे को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? अपघटन। तो अपघटन में उपभोक्ता क्या? उत्पादक किसे कहते हैं? जो कुछ प्रोड्यूस करता है, जो कुछ बनाने वाला होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकृति में उत्पादक वर्ग कहते हैं। उत्पादक वर्ग में कौन आता है? हरे पेड़ पौधे आते हैं। ठीक है ना? और जबकि उपभोक्ता में कौन आता है बेटा? तो उपभोक्ता 2 होते हैं जो इसे खाने वाले हो। तो एक क्या होगा? शाकाहारी, दूसरा क्या होगा? मांसाहारी। शाकाहारी किसको खाएगा? हरे पेड़ पौधों को। और फिर उसको जो खा जाएगा उसे क्या कहेंगे? मांसाहारी। और जब ये सभी खाएंगे तो इनकी मृत्यु भी तो होगी। तो इन मृत्यु के बाद इनका क्या होगा? आपस में आगे चलकर ये समाप्त भी तो होंगे। तो समाप्त होने बाद इन्हें फिर से सॉइल में तब्दील कर, पोषक पदार्थों में तब्दील करना किसका काम होता है? अपघटन का। ठीक है ना? जैसे हमने केला खाया और केले के छिलके को फेंक दिया, तो उस केले के छिलके को जो डिकम्पोज करके सॉइल बना देता है, उसी को क्या कहते हैं? अपघटक। इसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव आएंगे, बैक्टीरिया होंगे, वायरस होंगे, कवक होंगे, शैवाल होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी जो उनको डिकम्पोज करेंगे। ठीक है बेटा? अब आइए, अजैविक घटक किसे कहते हैं बेटा? तो ऐसे घटक जिसमें जीव जो निर्जीव हो बेटा। अब बेटा जैसे मैं आपसे कहूँ तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखिए बेटा, इसमें एग्जाम्पल कौन कौन सा है बेटा? आपसे मैं कहूँ तो इसमें किसको लिख लो बेटा? आपको पर्वत लिख लो, नदी रख लो, झील रख लो, मृदा रख दो, जल रख लो, पहाड़ रख लो। ठीक है ना? ये सभी चीजें, खनिज रख लो, जो भी मतलब आपको मिल रहा है, ये सभी चीजें बेटा क्या है? निर्जीव है। पर मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे ये अपघटक है, ये उत्पादक वर्ग है, ये भोजन बना रहा है। उत्पादक वर्ग क्या है? भोजन बना रहा। तो अगर बताओ अजैविक घटक नहीं रहेगा तो क्या ये जीवन यापन कर सकते? सजीव जीवित रहेगा? इसीलिए ओडम कहते हैं कि जैविक तथा अजैविक, जैविक तथा क्यों आवाज में चलिए, तो जैविक और जो अजैविक घटक होता है, तो जैविक जो अजैविक घटक होता है वह दोनों आपस में जुड़े होते हैं। कैसे? अब जाहिर सी बात है, अगर ये उत्पादक वर्ग है, हरे पेड़ पौधे हैं, तो उन्हें क्या चाहिए बेटा? जल चाहिए नहीं चाहिए? उन्हें मृदा चाहिए नहीं चाहिए? तो जल, मृदा, खनिज लवण सब चाहिए नहीं चाहिए? तो सभी कैसे घटक है? अजैविक घटक है। और जब ये मिलेगा तभी तो प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाएगा। और जब इसे ये मिलेगा ही नहीं तो भोजन कैसे बनाएगा? नहीं बना सकता है। तो इसलिए बेटा मैं आपको समझाता हूँ कि ये दोनों चीजें आपस में क्या होती हैं? विल बी कनेक्टिंग। अगर एक के बिना दूसरे का जीवन संभव नहीं है, दोनों का जीवन होना बड़ा ही जरूरी है। इसलिए दोनों का साथ साथ रहना बहुत जरूरी है। दोनों साथ साथ चलने वाले हैं, वो एक छोड़ देगा तो दूसरा खत्म हो जाएगा, है ना? हम चलेंगे साथ साथ, यूपी करेंगे टाप टाप, है? चलो, तो यहाँ तक बात याद रखेंगे। ये सोच सोचो। अब बेटा ध्यान देना, तो इसीलिए यहाँ लिख सकते हैं, एक तरीके से बात कर सकते हैं बेटा। क्या लिख सकते हैं? ध्यान देना है, किसी भी जीव के उत्पत्ति एवं विकास के लिए, किसी भी जीव की उत्पत्ति एवं विकास के लिए अजैविक कारक का होना अनिवार्य है। अगर अजैविक कारक नहीं होगा, अजैविक चीजें नहीं होंगी, तो किसी भी जीव की नहीं उत्पत्ति हो सकती है और ना ही उसका विकास होता है। उत्पत्ति मतलब उसकी जन्म, और विकास मतलब आपके शरीर का बड़ा होना। हमको बड़ा होने के लिए आज तक यहाँ तक लेके बहुत सारे भोजन हमने खाया। अब भोजन बना कैसे? इन सभी चीजों से। समझ रहे बेटा? तो इस बात को भी याद करेंगे बेटा। ध्यान देना, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है ना, ध्यान देना। यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? किसी भी जीव के उत्पत्ति एवं विकास के लिए अजैविक घटक अनिवार्य भूमिका निभाता
है। ठीक है ना। तो याद रखेंगे किसी भी जीव की उत्पत्ति एवं विकास के लिए अजैविक घटक अनिवार्य भूमिका निभाता है, इसलिए बेटा ध्यान देना यह सीमित कारक के रूप में काम करता है। यह सीमित कारक के रूप में कार्य करता है। ठीक है ना। तो सीमित कारक के रूप में काम करता है कौन? हमारा पारितंत्र। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई समस्या? आगे बढ़े यहाँ से, तो ये चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने कॉपी में लिख लीजिए। अब इसी तरीके से इसको रखिएगा डायग्राम फ्लो चार्ट के रूप में ना। अब इन सबको अलग अलग पढ़ेंगे, प्रधान नहीं होंगे, फिर उत्पादक वर्ग पढ़ेंगे, उपभोक्ता पढ़ेंगे, अपघटन पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ कि घटक कौन कौन से होते हैं ना, और फिर हमको एक एक करके क्या करना है, इसको पढ़ाना है बेटा। चलिए आगे बढ़े, चलिए बेटा आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डालेंगे, क्या डालेंगे बेटा? पारितंत्र के प्रकार। क्या डालेंगे? पारितंत्र के प्रकार। डालेंगे बेटा टाइप ऑफ इकोसिस्टम। पारितंत्र के प्रकार। अगर बच्चे हम लोग पारितंत्र के प्रकार की बात करेंगे बेटा, अगर पारितंत्र के प्रकार की बात करते हैं हम लोग, तो ध्यान देना यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बढ़िया बन जाएंगे। दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बेटा? तो पारितंत्र के कुल कितने प्रकार होते हैं बेटा? दो। कितने होते हैं बाबू? दो होते हैं। एक हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? नेचुरल इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं? नेचुरल। तो ये क्या होता है बेटा हमारे पास? क्या होता है? नेचुरल इकोसिस्टम। अब ये को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नेचुरल वाले को बेटा इसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक पारितंत्र। क्या लिखे बेटा? प्राकृतिक पारितंत्र। ठीक है, तो देखो बेटा, तो ये क्या होगा? प्राकृतिक पारितंत्र होगा, और दूसरा क्या होगा? कृत्रिम पारितंत्र। कृत्रिम पारितंत्र। तो बेटा ध्यान देना, प्राकृतिक मतलब होता है जिसे हम स्वतः, इसे समझ लीजिएगा, जिसे हम लोग स्वतः नहीं बनाए होते हैं, उन्हें हम लोग क्या करते हैं? प्राकृतिक पारितंत्र कहते हैं। मतलब जिसे प्रकृति ने बनाया होगा उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक पारितंत्र। और जिसे मानव निर्मित द्वारा किया गया हो, जिसे मानव द्वारा निर्मित किया गया हो, उसे क्या बोलेंगे? कृत्रिम। समझ रहे हो? तो ये चीजें क्या होती हैं? मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता इसमें। क्या होता है बेटा? है हाँ, इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा। जबकि आप इसमें आप देखेंगे तो इसमें क्या होगा बेटा? आपको मानवीय हस्तक्षेप पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा लाला? तो इसमें पाया जाएगा मानवीय हस्तक्षेप। तो याद रखना, इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं पाया जाता है। मतलब ये क्या है? बिना मानव का हस्तक्षेप के बना है। जबकि यहां देखेंगे तो क्या होगा? मानव हस्तक्षेप के द्वारा निर्मित है। मानव हस्तक्षेप के द्वारा क्या है बेटा? ये निर्मित है। ठीक है बेटा, तो याद रखेंगे। अब देखेंगे तो जो ये प्राकृतिक पारितंत्र होता है, तो इसे कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं बेटा? दो भागों। कितने भागों में? दो। तो ये को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ये को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये को हम लोग बोलते हैं क्या? स्थलीय पारितंत्र। क्या बोलते हैं बेटा? स्थलीय पारितंत्र। हाँ, स्थलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र होता है बेटा। और दूसरा क्या होता है? जलीय पारितंत्र। क्या होता है बेटा आपका? जलीय पारितंत्र। अब बेटा ध्यान देना, स्थलीय पारितंत्र की बात करेंगे बेटा, तो स्थलीय पारितंत्र में कौन कौन आएगा? अब जैसे बेटा अगर स्थलीय पारितंत्र की बात करेंगे तो जिससे वन हो गए, क्या हो गए बेटा आपके? बात करूँ तो भाई पृथ्वी पे क्या पाए जाएंगे? स्थल पे क्या पाएंगे? वन पाए जाएंगे बेटा। आपको क्या मिल जाएंगे? घास के मैदान मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे बेटा? घास के मैदान मिल जाएंगे बेटा। और क्या मिल जाएंगे बेटा आपको यहाँ से? हाँ बेटा,
अतः जीव जीव के बारे में ही तो पढ़ ही रहे बेटा, पर्वती। ध्यान देना, ये तो जीव इस पे तो जीव मिलेंगे, पर हमने करे पारितंत्र। अब पारितंत्र हमने समझाया आपको क्या होता है, जहाँ पे जीव और पर्यावरण के बीच के जो संबंध होते हैं उन्हीं को तो पारितंत्र कहते हैं ना। तो जहाँ वन मिले वहाँ जीव तो मिलेंगे ना, जहाँ घास मैदान वहाँ जीव तो मिलेंगे। समझ रहे हैं? तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछिए कि स्थलीय पारितंत्र के अंदर कौन कौन आता है, तो आप पर्वत को बता देंगे, घास के मैदान को बताएंगे, किसको बताएंगे, वन को। जबकि यही जो जलीय पारितंत्र होता है बेटा, जो जलीय पारितंत्र होता है, इसे कितने भागों में बांटा गया है, तो इसे लाला 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2। ये क्या होता है, लवणी पारितंत्र, और एक होता है अलवणी पारितंत्र। अलवणी पारितंत्र किसे कहते हैं बेटा, जिसमें ध्यान देना, जहाँ पे पानी खारा होगा उसे क्या कहेंगे, सॉल्ट वाला। जहाँ पे पानी खारा होगा उसे क्या कहेंगे, ये लवणी पारितंत्र। और जहाँ खारा पानी नहीं होगा तो उसे क्या बोलेंगे, अलवणी तंत्र, उसे क्या बोलेंगे, अलवणी। तो देखो आप समुद्र में देखोगे तो जो महासागर होते हैं बेटा, क्या होते हैं, महासागर हो गए, आपके कुछ सागर हो गए। ये सागर उगर के पानी जो होते हैं कैसे होते हैं बेटा, खारा होते हैं, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, लवणी पारितंत्र। जबकि अलवणी किसे बोलेंगे बेटा आप लोग, जिसमें अब जिसे बताओ, जो नदी के पानी होते हैं बेटा, जो नदी हो गया, झील हो गया, नदी हो गया, झील हो गया, तालाब हो गया बेटा, नदी हो गया, झील हो गया, तालाब हो गया, झरना हो गया, तो ये सभी कैसे पारितंत्र है बाबू। तो अगर आपसे सभी कहा जाए ये कैसे पारितंत्र है, तो ध्यान देना अलवणी है। तो क्वेश्चन अगर क्लासिफिकेशन करके पूछता है तो आप इस तरीके से समझ जाएंगे ना। तो ध्यान देना है, हमने कहा प्राकृतिक पारितंत्र किसे कहते हैं, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप न हो, जो अपने आप बना हो। तो मानवीय प्राकृतिक पारितंत्र को कितने भागों में बांट दिया हमने, 2 भागों में। एक क्या हो गया, स्थलीय पारितंत्र, दूसरा क्या हो गया, जलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र किसमें कौन कौन आएगा, वन, घास के मैदान, और कौन आएंगे, पर्वतीय क्षेत्र आएंगे। जबकि जलीय पारितंत्र में कौन आएगा बेटा, लवणी पारितंत्र होता है, क्या होता है, अलवणी। लवणी में कौन सा आएगा, महासागर और सागर। इसमें कौन सा आएगा, नदी, तालाब, झील, झरना, जहाँ के मीठे पानी हो। अर्थात यहाँ देखो इसके तात्पर्य क्या है, मतलब पानी कैसा हो बेटा, यहाँ पे मीठा जल, कैसा हो बेटा, मीठा जल। अब इसका अभिप्राय क्या होता है बेटा आपका, खारा जल। समझ रहे हैं ना। तो अब इससे अंतर निकालना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा बेटा, जाहिर सी बात, हमने कहा मानवीय हस्तक्षेप, जैसे इसके एग्जाम्पल याद कर सकते हैं भैया। अब आपको बताओ कृषि क्या होता है बेटा, कृषि। अब कृषि क्या है, तो कृषि जो करता है तो उसके अंदर जो भी तंत्र बनेगा कौन बनाएगा, मानव बनाएगा। ऐसे बेटा आप लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं किसको, एक्वेरियम। जो एक्वेरियम होता है जिसमें मछली उछली आप लोग जिलाते हो लाके घर में इलेक्ट्रिक लगाकर, देखते हो ना, लगे रहते हैं कांच वाले में, हाँ पूरा, तो भी तो उसमें भी पूरा पारितंत्र ही तो बना है। तो सभी उदाहरण कैसा है, कृत्रिम, क्योंकि उसे मानव द्वारा बनाया गया है। ठीक है दोनों में बढ़िया देना। नोट डाउन करिए भैया। तभी देखो हमने क्या क्या समझा बेटा, कि पारितंत्र कहते किसे हैं, फिर हमने देखा पारितंत्र के प्रकार क्या क्या होते हैं, अब फिर पारितंत्र के क्या देखा, घटक कौन कौन से होते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को देख लिया। अब थोड़ी सी बात हम लोग और करेंगे पारितंत्र के सिद्धांत की, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, कि पारितंत्र का सिद्धांत क्या होता है। क्योंकि जब पारितंत्र शब्द पे हमारा जब क्लियर पिक्चर रहेगा तो हम आगे की जो भी पढ़ाई होगी समझना हमारे लिए क्या होगा, आसान। वास्तव में सबसे पहले हमको यही समझना है पारितंत्र होता क्या है। तो हमने पारितंत्र समझा कि कोई भी जीव होगा और उस जीव के चारों तरफ क्या है, पर्यावरण है। क्या है, पर्यावरण है। कोई भी जीव होगा तो उसके चारों तरफ क्या पाए जाएंगे, पर्यावरण। और उस पर्यावरण में 2 प्रकार के घटक होते हैं, एक जैविक, एक अजैविक। जैविक मतलब आपके साथ कोई जीव भी रहते होंगे, आपके साथ कोई जीव भी सर्वाइव करते होंगे। अजैविक मतलब क्या होगा, मिट्टी, धूल, हवा, पानी, गैस इत्यादि। तो बताओ आपका संबंध कहीं न कहीं धूल, कण, मिट्टी, पानी से भी है। अब आपका संबंध आपके साथ जो रहने वाले जीव हैं उनसे भी है। आप गाय भैंस से जुड़े हुए हैं, जैसे गाय आपको क्या देती है, दूध दे देती है, उपली दे देती है, आप उसको क्या दे देते हो, भोजन दे देते हो। तो दोनों आपस में जुड़ गए, नहीं जुड़ गए। और दोनों लोग को जरूरत किसकी है, एबायोटिक कंपोनेंट की, क्योंकि भाई दोनों को भोजन कहाँ से मिलेगा, एबायोटिक कंपोनेंट के माध्यम से। पर बनाएगा कौन, बायोटिक बनाएगा। भोजन बनाएगा कौन,
बायोटिक बनाएगा। और भोजन बनाने के लिए किसकी जरूरत होगी? एबायोटिक की। तो इस तरीके से जो इसके बीच में एक तंत्र बन गया, एक जाल बन गया, और यही तंत्र जो जाल बना इसी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इकोलॉजी। फिर हमने देखा इकोलॉजी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से होता है? कृत्रिम, एक क्या होता है? प्राकृतिक। कृत्रिम प्राकृतिक किसे समझा? फिर हमने कहा पारितंत्र में कितने घटक होते हैं? तो 2 घटक होते हैं, एक जैविक, दूसरा अजैविक। आपके एनसीईआरटी में सब चीज़ें नहीं दी है, ये चीज़ें थोड़ी सी मैं एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर रहा हूँ, ठीक है ना। पर हाँ ये है कि इतना सब पढ़ने के बाद अब अपने लाइन, आप देखिए ये पढ़ाने के बाद मेरे आप एनसीईआरटी की जरूर पढ़िए। देखिए एनसीईआरटी अगर जो नहीं पढ़ा लड़का, वो मान के चलिए कि 100% में से मान लो पास तो हो जाएगा, पास फेल तो नहीं होगा, कोई सी भी बोर्ड का लड़का होगा, चाहे यूपी बोर्ड हो, जाए बिहार बोर्ड हो, जाए एमपी बोर्ड हो, पर मैं गारंटी देता हूँ कि आगे के एग्जामों में वो फेल होगा। और जो भी लड़का चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, चाहे एकेडमी की तैयारी कर रहा हो बाबू, उसके लिए सबसे बड़ी चैलेंजिंग है इस समय बुक से नाता जोड़ो। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का सहारा नहीं लो, बुक जितना हो सकता है प्रेफर करो, बुक पढ़ो। बुक पढ़ने से आपकी शब्दावली बढ़िया होती है। आपको जो टीचर पढ़ाना चाहता है, जो शब्द छूटे होते हैं वो चीज़ें वहाँ मिल जाती हैं। टीचर चाह के भी वो चीज़ें नहीं दे सकता जो बुक में है। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन इन बुक, आप बुक को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आइए बेटा तो चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। तो आइए बेटा, तो यहाँ पारितंत्र के प्रकार हमने समझ लिया, यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे चलते हैं बेटा। अब हम लोग डालेंगे, क्या डालेंगे? प्रिंसिपल ऑफ इको सिस्टम, अर्थात क्या लिखा जाता है भाई पारितंत्र में? तो पारितंत्र कैसे लिखा जाता है जी? अभी लिखे थे ना, ऐसे छोटा ही होता है ना। हाँ सही है, पारितंत्र के प्रकार। अरे सॉरी, अभी सिद्धांत पढ़ा के आ रहा हूँ ना, इसलिए दिमाग में सिद्धांत चल रहा है, मैं कुछ और सोच रहा था, अपने ट्रिप के बारे में सोच रहा था ना। आओ अब देखो पारितंत्र के प्रकार में सबसे पहली बात है क्या है ना, ये कहता है ना, ये इसकी सबसे पहली लाइन है एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द एवरीथिंग इन द इकोलॉजी। अब इसका मतलब क्या है? एवरीथिंग क्या लिख सकते हैं बेटा? एवरीथिंग रिलेटेड, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू, एवरीथिंग इन इकोलॉजी, इन इकोलॉजी। अब इसका मतलब क्या है बेटा? क्या लिखा है इसने? पहली लाइन ये लिखा है एवरीथिंग रिलेटेड टू एवरीथिंग इन इकोलॉजी। मतलब कि बेटा ध्यान देना, प्रत्येक वस्तु आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित है। प्रत्येक वस्तु आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित है। प्रत्येक वस्तु आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित है बेटा। तो ध्यान देना, दुनिया की कोई भी वस्तु होगी वो आपस में एक दूसरे से क्या है बेटा? अंतर संबंधित, एक दूसरे से क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम है ना, तो हम जरूर किसी न किसी जीव से जुड़े हुए हैं। अब जैसे हम आपसे कहें तो हम सूक्ष्म जीव से जुड़े हुए हैं। अब कहेंगे सर कैसे जुड़े हुए हैं? आप बताओ। अगर हमारे जीवन में सूक्ष्म जीव नहीं है तो हमारा जीवन कष्टदायक है। अगर इनकी संख्या ज़्यादा भी होगी, किस पर्यावरण में, पारितंत्र में हर एक की संख्या सीमित होनी बहुत जरूरी है। अगर किसी भी संख्या बहुत अधिक हो गई, बहुत अधिशेष हो गया, तो फिर जीवन संकट में आ जाएगा। कम हो गया तब भी संकट में आएगा, अधिक होगा तब भी संकट में आएगा। इसलिए बैलेंस बना के चलना बहुत ही जरूरी है। ऐसे ही जीवन में इंटर में पढ़ते समय हर सिलेबस में बैलेंस बना के चलो, नहीं तो अगला बैलेंस तुम्हारा खराब कर देगा। तो ऐसा नहीं मैथ प्यारा लग रहा है तो मैथ भर पढ़ेंगे, बायो प्यारा लग रहा है बायो भर पढ़ेंगे, नहीं, पढ़ना कुल है। और सबको मोहब्बत उतना ही करना है क्योंकि सब 100 नंबर देंगे। और जो मोहब्बत सबसे करेगा तो उसको प्यार भी सबसे तरफ से बराबर मिलेगा। पर हाँ, इसे पढ़ाई के नजरिए से और को तो मोहब्बत अच्छा मत करे लगा, नहीं लात घूचा खा गया, याद रखें। वहाँ प्यार बराबर बांटे के चक्कर में पड़ गया ना, लात घुसा मिले। हाँ, फैमिली में प्यार बराबर बांटे,
जब शादी ब्याह हो जाए तो पत्नी के भी उतना ही प्यार, मम्मी के भी उतना ही प्यार, ही ना रहे पत्नी आए मम्मी के प्यार भुला जाए, ठीक है ना। आजकल वास्तव में ये ज़्यादा होता, ठीक है। तो जैसे बताइए बेटा, तो सूक्ष्म जीव है, अगर इनकी संख्या रहेगी तो हम जैसे जो भी चीज़ें अपशिष्ट पदार्थ फेंकते हैं तो उनको क्या कर देंगे, खा के डिकम्पोज कर देंगे। और अगर उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी तो इनको भोजन चाहिए, तो भोजन चाहने के चक्कर में हमारे जो अनाज होंगे, गेहूँ होंगे, चावल होंगे, सभी को अकेले वही खा जाएंगे, तो फिर हम क्या खाएंगे, तो हम लोग खाए भी न मर जाएंगे। अगर इनकी संख्या कम हो गई तो जो चीज़ें हम फेंक रहे हैं वो सड़ने लगेंगी, गैस जहरीली निकलेंगी, उनका डिकम्पोज हो ही नहीं पाएगा, तो सांस लेना मुश्किल होगा, तब भी मर जाएंगे। तो इसलिए हर एक जीव का हमारे जीवन में संबंध बहुत है। हर एक जीव किसी न किसी तरीके से हमसे क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, चाहे वो लाभ के नज़रिए से, चाहे वो हानि के नज़रिए से। पर हाँ, जब तक बैलेंसिंग है तो तब तक सब सही है। अगर बढ़ेगा तब भी समस्या, घटेगी तब भी समस्या, ठीक है। आई बात समझ में बेटा। तो पहला चीज़ें उन्होंने ये लिखा बेटा। दूसरी चीज़ें क्या है, कह रहा है नो वेस्टेज इन द नेचर। क्या बेटा, हाँ कुछ कह रहे हो क्या भाई? नो वेस्टेज इन नेचर। तो ध्यान देना बेटा, इन्होंने ये लिखा नो वेस्टेज इन नेचर, मतलब इसने क्या किया, प्रकृति में सभी चीजें उपयोगी होती है। प्रकृति में सभी चीजें उपयोगी होती हैं। प्रकृति में सभी चीजें बेटा क्या होती हैं, उपयोगी होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, प्रकृति में सभी चीजें कैसी होती हैं, उपयोगी होती है। मतलब आप सोचिएगा, अब ऐसे हमको लगता है घर वाले डांटते भी हैं, पर डांटते हैं ठीक है, उनके नजरिए से उसका मूल्य बहुत ज़्यादा है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने में कुछ खाना थाली में छोड़ देते हैं, या फिर या उसको धो के ऐसे नाली में बहा देते हैं, तो कहते हैं यार तुम बताओ इस अन्न को उगाने में कितनी मेहनत लगी है, और तुम ऐसे फेंक दिए, बताओ वो खराब हो गया। पर बट वो खराब नहीं हुआ, पर खराब हुआ है, पर एक बात सही है, खराब तो हुआ है पर हमारे नज़रिए से वो खराब हुआ है। पर वही चीज़ें वो वेस्टेज नहीं हुई, एकदम खराब नहीं चलेगी। उसी जो खाने का अन्य आपका नाली के साथ चला गया, कुछ भी चला गया, तो उसमें भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत सारे जीव होते हैं, तो उन्हें खाकर वो अपना जीवन यापन करते हैं। समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, प्रकृति जैसे हमने खाया, तो जैसे केला खाया, तो केला तो हमने केले के अंदर वाला हिस्सा खा लिया, छिलका हमारे किसी काम का नहीं था, तो हमने छिलका फेंक दिया। तो छिलका जब हमने फेंक दिया तो छिलका हमारे लिए क्या हो गया, अनुपयोगी। छिलका हमारे लिए क्या हो गया, अनुपयोगी। पर वो किसी जीव के लिए क्या है, उपयोगी है। तो सूक्ष्म जीव उसे क्या करेगा, खा लेगा। तो इसलिए कोई चीज़ एकदम दुनिया में खराब नहीं होती है, किसी ऐसा चीज़ नहीं है को वेस्टेज है, खराब है, उसका उपयोग है, बस हमारे नज़रिए से नहीं हो सकता है। हो सकता है जो चीज़ हमारे लाभ की है तो हमारे लिए उपयोगी है, हमारे लिए क्या होगी वस्तुएं, उपयोगी या अनुपयोगी, खराब नहीं हो सकती। कोई भी चीज़ खराब नहीं हो सकती है, या तो उपयोगी होगा या तो अनुपयोगी। तो ऐसे हर एक जीव के लिए होता है, या तो उपयोगी या तो अनुपयोगी। बात समझे नहीं समझे? तो जैसे दुनिया में कोई भी चीज़ खराब नहीं बेटा। इन्होंने दूसरा सिद्धांत बेटा ये दिया, ध्यान देना, समझ रहे हैं ना, इस बात को समझिए बेटा, बात क्लियर है? तो ध्यान देना। तीसरी चीज़ बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ तो तीसरी चीज़ उन्होंने क्या कहा, ये बताया कि ध्यान देना, पारिस्थितिकी विज्ञान, ध्यान देना, पारिस्थितिकी विज्ञान एक विज्ञान है। इन्होंने कहा पारितंत्र अपने आप में ही एक विज्ञान है। पारितंत्र अपने आप में ही क्या बेटा, एक विज्ञान है। जैसी सी बात है, अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें एक पूरा साइंस जैसा मैकेनिज्म दिखाई देता है। अब बेटा आपको बताऊँ ना, एक सहूलियत की बात बताता हूँ, वह वास्तव में इस इन्वायरमेंट टॉपिक को, इस इन्वायरमेंट जो आपके टॉपिक है ना, इसको पढ़ाने के लिए बेटा, इसको पढ़ाने के लिए किसी भी टीचर को बड़ा ही मल्टीपर्पज अप्रोच होना चाहिए। मतलब उसको ठीक ठाक का ज्योग्राफी का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कहाँ पे क्या चीज़ें पाई जाती है, कहाँ नहीं पाई जाती है। दूसरी चीज़ें, उसे बायोलॉजी का भी ज्ञान होना चाहिए बेटा, जीवों के बारे, ऑर्गेनिज्म के बारे में। तीसरी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको क्या करना है, ठीक ठाक का फिजिक्स की भी जरूरत पड़ रही है, फिजिक्स की जरूरत पड़ेगी आपको, इसमें केमिस्ट्री भी जरूरत पड़ेगी, केमिस्ट्री पड़ेगी। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि ह्यूमन को क्या जरूरत है, क्या नहीं जरूरत है। तो एक तरीके से देखेंगे ये चैप्टर जो है इन्वायरमेंट है ना, ये क्या है, मल्टी अप्रोचिंग सब्जेक्ट है। मतलब इसको पढ़ते समय आपके नाक, आँख, कान सब सभी पाँचों त्वचा खुले होने चाहिए, तभी तो इस बात को बड़ा बढ़िया कनेक्ट कर पाएंगे, नहीं तो इसको भूलने में समय भी नहीं लगेगा। अब जैसे मैंने समझा तो दिया, पारितंत्र अपने आप में ही एक विज्ञान है, पर इस बात को आपने अगर समझा नहीं तो समझ लो सब कुछ क्या हो जाएगा, यहाँ से उड़ जाएगा बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, आगे बढ़े, चलिए बेटा।
अगले पॉइंट, तो ये तीनों सिद्धांत याद होंगे। तीसरा सिद्धांत तीसरा ये बेटा। चौथा क्या बेटा हमारे पास है, चौथा है, कहता है पारिस्थितिकी विज्ञान में पारितंत्र में सभी चीजों का में उद्भव का क्रम देखने को मिलता है। क्या कहता है, चौथा, पारितंत्र में क्या भाई, यहाँ सुहा नहीं आओ, जहां हो वही रहो। अरे यार ढेर परेशान करोगे क्या, चलो बने रहो। पारितंत्र क्या लिखा है बेटा, पारितंत्र विज्ञान में सभी जीवों के उद्भव का क्रम देखने को मिलता है। तो बिल्कुल बात सही है बेटा। अब जैसे बताओ हम एक बयान है, और जैसे मानव है, जैसे बेटा सबसे बड़ी बात है मानव। तो बताओ पहले मानव जो था, क्या जैसे आज के मानव चल रहे हैं, जिस तरीके के मानव आज के हैं, क्या उसी तरीके के पहले भी मानव थे? नहीं ना। पहले मानव कैसे चलता था, झुक के, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, खड़ा हुआ, घुटने बोला, फिर धीरे धीरे पूरी तरह खड़ी हो गया, फिर देखेंगे अंग वस्त्र पहनना चालू किया। तो देखेंगे, आप देखेंगे तो उनके विकास उद्भव मतलब ये क्या होता है, उसकी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसकी क्या बेटा, प्रक्रिया है। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ ध्यान देना, एक तरीके से पारितंत्र में क्या होता है, यहाँ परिवर्तन क्या होगा बेटा, परिवर्तन मंद गति से चलता है। परिवर्तन कैसे चलता है बेटा, मंद गति से चलता है। तो अगर आपसे मैं कहूँ यहाँ परिवर्तन कैसा चलता है बेटा, मंद गति से, क्योंकि धीरे धीरे किसी विकास कैसा नहीं होगा, बहुत तेजी से हो जाएगा। यह विकास कैसे होगा, धीरे धीरे से। मानो है तो मानो एक बैग दौड़ने नहीं लगा, पहले मानो धीरे धीरे चलता था, पहले झुक के चलता था, चारों हाथ पैरों हाथ दोनों का प्रयोग करता था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पैरों के बूते चलना चालू हुआ। तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये एक दिन ऐसे चला और फिर दूसरे दिन खड़ा हो गया, खड़ा होकर चलने लगा, ऐसा तो होगा नहीं। इसमें निरंतर काफी क्या लगा होगा, समय लगा होगा। तो इसीलिए इसमें जो परिवर्तन में होती है वो कैसी होती है बेटा, मंद गति से होती है, धीरे धीरे होती है। तो किसी भी विकास को देखेंगे, क्रम को देखेंगे, उद्भव के क्रम को देखेंगे, तो उसमें कैसा मंद। पर वही जब बेटा क्या होगी, क्रांति होगी, तो क्रांति में कैसा दिखाई देगा, त्वरित, तेजी से। क्रांति कैसा दिखाई देगा, त्वरित दिखाई देगा। क्यों त्वरित दिखाई देगा, क्यों, क्रांति जब होगी तो क्या बैग उसमें क्या होगा, कोई ना कोई चीज जैसे विस्फोट टाइप की करेगी। जैसे हरित क्रांति, जब हरित क्रांति हुई तो पैदावार क्या हो गई, बहुत तेजी से बढ़ गई, हरित क्रांति। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद बेटा सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, जो पांचवा है, कहता है कि प्रकृति में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है। मतलब आप प्रकृति में जो भी कुछ आप ले रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो उसके लिए कुछ न कुछ आपको अदा करना ही पड़ेगा। जैसे अगर आप प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा छेड़खानी करेंगे तो प्रकृति अपना बदला ले लेगी। कैसे लेगी, जैसे मान लो आप यहीं पर घर बनवाते चले जा रहे हो, ऊपर के ऊपर बनाते चले जा रहे हो ना, तो यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर क्या पड़ेगा, दबाव बढ़ेगा, तो क्या आएगा, भूकंप जैसी घटना आएगी, अब पूरा गिरा फिरा के अपना सब बराबर कर देगी, है कि नहीं है, बैलेंस बनाएगी अपना। तो कहा जाता है प्रकृति में सब कुछ क्या है, कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती, उसके लिए कुछ न कुछ हर व्यक्ति को, हर जीव को, हर प्राणी को अदा करनी होती है। भाई अगर प्लांट हमको फल दे रहा है तो उसके पीछे हम भी काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो एक दूसरे से जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं। तो इस तरीके से बेटा आज का ये पहला क्लास था। तो इस पहले क्लास में हमने आपको क्या समझाने की कोशिश करा बेटा, तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है बेटा, ये चैप्टर नंबर कौन सा है बेटा, आप लोग बता सकते हैं ना, ये आपका चैप्टर नंबर कौन है बेटा, ये चैप्टर नंबर कौन है बेटा, 12 है। कौन है, 12 है ना। तो इस क्लास का, और जिसको भी इस क्लास के लिए बेटा PDF चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर, इसको डाउन कर लिखे, इसी मैसेज कर दिए 892206555554, इस पर कर देंगे तो आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो आज दोस्तों हम क्लास यही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।